और तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ द सेकंड वीडियो इन दी रीजनल इंजरीज। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजरीज ऑफ द हेड पार्ट 2। लास्ट में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 ऑफ द इंजरीज ऑफ द हेड, जिसमें हमने स्कैल्प की इंजरीज डिस्कस की थी और स्कल की इंजरीज डिस्कस की थी। पर अब जो हम आ रहे हैं, वी आर मूविंग अ बिट फर्दर, वी आर गोइंग टू ब्रेन। अब ब्रेन की जो इंजरीज हैं उनको भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है। देर आर द इंजरीज ऑफ ब्रेन का पेरेन्काइमा, दैट इज सेरिब्रल पेरेन्काइमा की इंजरीज। And then there is the injuries of the blood vessels in the brain, तो फिर वो cerebral hemorrhages कहलाते हैं। ठीक है, अब cerebral parenchyma की इंजरी पर सबसे पहले आते हैं। इंजरीज ऑफ cerebral parenchyma में हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। नंबर 1 इज़ द एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन मैकेनिज्म एंड अनदर वन इज़ द इम्पैक्ट इंजरी। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन मैकेनिज्म क्या है और इम्पैक्ट इंजरी का मैकेनिज्म क्या है। होता कुछ यूँ है कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को सबसे पहले देखते हैं। बिल्फर्स, दिस इज़ अ पर्सन, उसका सर है, ठीक है, साइड व्यू है बिल्फर्स। ये ब्रेन पड़ा हुआ है। जब बंदा किसी भी स्पीड से मूव करेगा तो उसका ब्रेन भी नेचुरली विल मूव विद द सेम स्पीड, क्योंकि द ब्रेन इज़ इनसाइड द क्रेनियल कैविटी ऑफ दैट पर्सन, तो फिर वो भी इसी स्पीड से मूव करेगा। जब बंदा अचानक से रुक जाएगा तो ब्रेन, सिंस बंदे ने तो ब्रेक लगा ली, ये ब्रेन का क्या होगा कि ब्रेन में स्टिल इनर्शिया की वजह से मूवमेंट होगी, तो वो मूवमेंट ब्रेन को डैमेज कर सकती है ड्यू टू इनर्शिया। उसकी वजह से पुलिंग फोर्सेस या फिर शेयरिंग फोर्सेस ब्रेन के जो एक्सॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको डैमेज कर सकता है बाय पुलिंग देम अपार्ट, टीयरिंग करवा सकता है उनकी। ठीक है, ये ऐसे ही है कि इफ़ यू आर इन अ कार एंड देन अचानक से कोई ब्रेक मारे तो झटका जो लगता है तो ब्रेन को वो झटका लगेगा, सही है। एंड टू डैमेज न्यूरोनल स्ट्रक्चर, टू डैमेज द एक्सोनल स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि चलते चलते रुक गए तो फिर इंजरी होगी, नहीं, अच्छी खासी स्पीड होगी, कोई कोलिजन होगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, उसमें जब ऐसी इंजरीज होती हैं तब जाके ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी। फिर आते हैं इम्पैक्ट इंजरी पर। इम्पैक्ट इंजरी पे क्या होता है कि ये फिर दिस इज़ द आइडिया, ब्रेन है, कोई भी चीज़ ने इम्पैक्ट किया टुवर्ड्स एनी पार्ट ऑफ द स्कल, तो उधर से ही वो फोर्स ट्रांसमिट होकर अंदर की तरफ जाएगी एंड ब्रेन के किसी हिस्से को डैमेज करेगी। अब उसकी वेसल्स को डैमेज कर सकती है, उस ब्रेन के पेरेन्काइमा को तोड़ सकती है, डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो दैट इज़ द मैकेनिज्म फॉर इम्पैक्ट इंजरी। अब हम आ जाते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी में हमारे पास मेनली दो होते हैं। नंबर 1 इज़ नोन एज एक्सोनल इंजरी, नंबर 2 इज़ नोन एज न्यूरोनल इंजरी। ठीक है, फिर इम्पैक्ट वाले में हमारे पास आ जाते हैं मेनली तीन: कंट्यूजन्स, लेसरेशन एंड एडीमा, सेरिब्रल एडीमा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स हैं मेनली जो हमें डिस्कस करने हैं विद इन दी इंजरीज ऑफ सेरिब्रल पेरेन्काइमा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड फर्स्ट इंजरी, दैट इज़ दी एक्सोनल इंजरी। ठीक है, एक्सोनल इंजरी जो होती है दैट इज़ ड्यू टू दी डैमेज ऑफ, एज द नेम सजेस्ट, एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स और उस ब्लड वेसल के डैमेज की वजह से होती है हमारी एक्सोनल इंजरी। ठीक है, अब ये होती कैसे कि ये एक्सॉन बेसिकली है ऑफ द न्यूरॉन जो भी,
तो उसमें क्या होगा कि सिंस मूवमेंट की वजह से, इनर्शिया की वजह से ब्रेन में स्ट्रेच क्रिएट होगा, उसकी वजह से एक्सॉन में भी स्ट्रेच क्रिएट होगा, जिसकी वजह से 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, एक्सॉन्स की डायलेशन हो सकती है। ये ऐसा ही है कि किसी धागे को खींच रहे हो तो धागा वो टूट भी सकता है, उसमें वो ज़्यादा स्ट्रेच थोड़ा सा आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दी धागा, बट रादर। लेकिन अगेन ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। डायलेशन ऑफ एक्सॉन होगी, उसके अलावा माइलिन डिजनरेशन होगी। माइलिन नर्व्स, माइलिन सेल्स जो हैं, श्वान सेल्स वगैरह, या फिर इवन ऑलिगोडेंड्रोसाइट, उनमें डैमेज होगा, तो इसकी वजह से माइलिन डिजनरेशन वगैरह होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो इनलार्ज हो जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ वाइट मैटर, सिंस एक्सॉन्स डैमेज हो रहे हैं एंड एक्सॉन्स आर प्राइमरीली वाइट मैटर, तो लॉस ऑफ वाइट मैटर की वजह से इंक्रीज साइज ऑफ वेंट्रिकल्स। सही है। तो ये है बेसिकली एक्सोनल इंजरी का मैकेनिज़्म, जिसमें स्ट्रेच की वजह से डायलेशन ऑफ एक्सॉन हुई, माइलिन डिजनरेशन हुई और लॉस ऑफ वाइट मैटर हुआ, जिसने अल्टीमेटली साइज ऑफ वेंट्रिकल्स को बढ़ा दिया। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल कैन बी कि जब कोई भी बॉक्सर को रिपीटेड पंचेस लग रहे होते हैं तो उसूलन यू वुड थिंक कि दैट कुड कम इन इम्पैक्ट इंजरी, लेकिन ब्रेन में सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इंजरी जो है, इम्पैक्ट इंजरी टू द हेड कैन कॉज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन द ब्रेन, ठीक है। जैसे मैंने इम्पैक्ट इंजरी का जो एग्जांपल दिया था पहले, वो इम्पैक्ट इंजरी भी करवाएगी एज वेल एज एक्सेलरेशन डिसेलरेशन वाली इंजरी भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट इंजरी और एक्सेलरेशन डिसेलरेशन अलग अलग वो हैं, एंटिटीज़ हैं। यूजुअली ये कोइंसाइड कर रही होती हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, क्योंकि जो चीज़ इम्पैक्ट करेगी वो उसमें फोर्स होगी, तो फिर वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी भी करवा सकती है, ठीक है। अब आते हैं कि कौन सी एग्जांपल है एक्सोनल इंजरी के डैमेज की, तो उसको हम कहते हैं पंच ड्रंक सिंड्रोम। ये बेसिकली तब होता है, एज यू कैन टेल, पंच तो बॉक्सर्स में होगा कि वो रिपीटेड ब्लोज लग रहे होते हैं टुवर्ड्स दी हेड, तो उसकी वजह से रिपीटेड एक्सोनल इंजरी हो रही होती है, तो उसमें ये पंच ड्रंक सिंड्रोम इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सोनल इंजरी। फिर हम आते हैं दूसरी चीज़ पर, दैट इज़ नोन एज न्यूरोनल इंजरी। अब न्यूरोनल इंजरी जो है दैट इज़ ड्यू टू सडन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, ठीक है। इसमें डिफ्यूज़ न्यूरोनल डैमेज हो, एक्सॉन्स भी डैमेज होंगे और नर्व सेल जो सोमा है वो वगैरह, ये सारी चीज़ें डैमेज होगी, डेंड्राइट्स वगैरह। which will result in conduction defects at synaptic membrane, ठीक है, और इंट्रासेरिब्रल डिस्टर्बेंस वगैरह भी होगी इसकी वजह से। अब इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म है दैट इज़ नोन एज कंकशन। कंकशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरोनल इंजरी, ठीक है। डिफ्यूज़ न्यूरोनल इंजरी का एक टाइप है। इसमें आपके पास कोई भी नेकेड आई में लीजन आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। नो नेकेड आई लीजन, नेकेड आई से देखेंगे ब्रेन को तो कोई लीजन नहीं लगा, लेकिन हिस्टोलॉजी में यू कैन सी हेमरेजेस आपको मे भी मिले, सही है। अब सिम्टोमेटिकली इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो रिकवरी के बाद यूजुअली जो होता है दैट इज़ के रेट्रोग्रेड एमनीजिया होता है। अब कंकशन इज़ ए कॉमनली डिपिक्टेड चीज़ इन मूवीज़ वगैरह कि अगर कोई भी सर पे चोट लगती है तो उसके बाद बंदा बेहोश हो जाता है, बेहोश होने के बाद जैसे ही उठता है तो फिर उसकी याददाश्त
वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है वगैरह, तो दैट इज़ एक्चुअली सेरिब्रल कंकशन। इवन जो बंदे क्रिकेट देख रहे होंगे तो जो हेलमेट पे लगती है बॉल, तो उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हो रहे होते हैं, दोज आर कंकशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कि बंदे को कंकशन ना हुई हो, वो हेड पर आके बॉल स्ट्राइक करेगा, ऑब्वियसली हेलमेट है लेकिन स्टिल अगेन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन तो हो रही है ना, फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से कंकशन ना हो जाए, तो इसलिए फिर उसके कंकशन प्रोटोकॉल होते हैं कि कॉन्शियस है नहीं है वगैरह जो भी है। सही। अब कंकशन का सीन ये कि कंकशन में यू ऑल्सो हैव टू सी कि कंकशन की जो प्रेजेंटेशन है वो यूजुअली ड्रंक पर्सन की प्रेजेंटेशन से थोड़ी सी मैच कर रही होती है, क्योंकि देयर सॉर्ट ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, मेमोरी का भी थोड़ा सा इशू है, दैट कैन बी मिस्टेकन फॉर एल्कोहलिज्म की जो रिलेटिव स्पीच होती है, जो भी उसकी एक पर्टिकुलर स्पीच पैटर्न होता है और वे ऑफ टॉकिंग होती है, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए फिर कुछ साइंस हैं जो कंकशन में होंगी और ड्रंक पर्सन में वो अलग करने के लिए आपको मदद करेंगी। कौन कौन सी साइन है? कंकशन में जो फेस होगा दैट विल बी पेल, मीनवाइल ड्रंक में जो फेस होगा दैट विल बी फ्लश्ड, रेडिश फेस होगा। ब्रीदिंग जो होगी कंकशन में वो शैलो होगी, मीनवाइल जो ड्रंक पर्सन है उसकी ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग होगी। प्यूपल्स जो होंगे कंकशन वाले के, दोज विल बी फास्ट मूविंग प्यूपल्स होंगे। ठीक है, मीनवाइल जो ड्रंक पर्सन है उसके जो पीपल होंगे वो स्लो मूविंग होंगे, स्लगिश होंगे। पल्स जो होगी स्लो होगी कंकशन एंड फास्ट होगी इन ड्रंक। मेमोरी जो होगी उसमें एमनीजिया होगा, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, रेट्रोग्रेड एमनीजिया, पुरानी जो भी याददाश्त है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो ड्रंक पर्सन है उसकी कंफ्यूज्ड स्पीच होगी और मेमोरी भी कंफ्यूज होगी। बिहेवियर जो होगा कंकशन बंदे का वो क्वाइट बिहेवियर होगा, और ड्रंक बंदे का जो बिहेवियर होगा वो अग्रेसिव होगा। ठीक है, तो दैट इज़ योर डिफरेंस बिटवीन ड्रंक पर्सन एंड कंकस पर्सन। अब हम आ जाते हैं टू द नेक्स्ट थ्री, दोज आर द इम्पैक्ट इंजरीज। सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस दैट इज़ द सेरिब्रल कंट्यूजन एंड सेरिब्रल लेसरेशन। इनको साथ में डिस्कस करें तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ बेटर, क्योंकि यूजुअली ये दोनों साथ में अकर हो रही होती हैं। कंट्यूजन बेसिकली ये है कि कंट्यूजन इज़ एन अदर वर्ड फॉर ब्रूज। ठीक है, कंट्यूजन बेसिकली इज़ एन अदर वर्ड फॉर ब्रूज। तो ब्रूज क्या था? एक्स्ट्रावाजेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, फ्रॉम ट्रोमेटिकली रप्चर्ड वेसल या फ्रॉम रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, सिंस ये सेरिब्रल कंट्यूजन है तो इसमें इन ब्रेन सब्सटेंस। सही है। अब यूजुअली इसका जो शेप होता है दैट इज़ वेज शेप्ड। इनिशियल जो इसका शेप होगा वेज शेप होगा। ठीक है, एंड फिर वो बढ़ सकता है, इनलार्ज हो सकता है विद टाइम वगैरह, या फिर हाइपरटेंशन है तो कुछ में बढ़ेगा। अब क्या होता है कि रिजॉल्व कैसे होता है? रिजॉल्व यूजुअली ये होता है, इसमें हमारे बनते हैं ब्लड सिस्ट बनता है, ब्लड सिस्ट फॉर्मेशन होती है जिसमें ब्लड के पिगमेंट वगैरह होंगे और रिजॉल्व इस तरीके से होगा। ठीक है, अब सेरिब्रल लेसरेशन पर आ जाते हैं। सेरिब्रल लेसरेशन, व्हाट इज़ लेसरेशन? वही वो टीयर तो नहीं कहेंगे रादर, लेकिन सॉर्ट ऑफ इरेगुलर मार्जिन से कट आना टू एन ऑर्गन, दैट इज़ नोन एज लेसरेशन। ठीक है, ब्लंट फोर्स की वजह से डैमेज टू ऑर्गन या पेरेन्काइमा। सही है, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा रिजल्टिंग इन डैमेज टू पेरेन्काइमा ऑफ सेरेब्रम। अब ये क्यों हो सकता है? मे बी कोई पेनिट्रेटिंग वुंड हो जैसे बुलेट वगैरह, या फिर मे बी कोई क्लोज्ड वुंड हो लेकिन उसमें फोर्स इतनी लगी हो कि ब्रेन को डैमेज कर रहा हो। अब इसमें क्या होता है यूजुअली कि एक तो आपका कंट्यूजन्स इसके सराउंड कर रहे होंगे लेसरेशन को, लेकिन उसके अलावा सिंस लेसरेशन है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर में पायामेटर अक्सर उससे अडहेरेंट होता है, तो रप्चर ऑफ पायामेटर की वेसल होती है इसमें।
ठीक है। इसके अलावा इसमें जो हीलिंग होती है, इसमें हमारे पास जो सिस्ट बनेगी दैट इज़ नोन एज प्रोजेंसेफलिक सिस्ट। अब प्रोजेंसेफलिक सिस्ट और ब्लड सिस्ट का फ़र्क कैसे करते हैं? वो बेसिकली ब्लड सिस्ट में आपके पास ब्लड पिगमेंट्स ज़्यादा होंगे। प्रोजेंसेफलिक सिस्ट जो है, प्रोजेंसेफलस बेसिकली इस CSF की कैविटी का, जो फोर ब्रेन की कैविटी जो इसमें CSF है, द आई थिंक द लेटरल वेंट्रिकल्स, और जो आते हैं मिलकर थर्ड वेंट्रिकल, तो वो दोनों मिलाकर आई थिंक प्रोजेंसेफलन बनाते हैं एज फार एज आई कैन टेल। ठीक है, तो प्रोजेंसेफलिक सिस्ट बेसिकली उसमें CSF का फ्लूइड ज़्यादा होगा रादर देन ब्लड, लेकिन ब्लड सिस्ट में ब्लड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो ये फ़र्क है इनका। उसके अलावा हीलिंग इज़ ऑल्सो बाय एडिशंस एंड फाइब्रोसिस। सही है, तो दैट इज़ दी सेरिब्रल लेसरेशन। फाइनली हम आ जाते हैं सेरिब्रल एडीमा में। अब सेरिब्रल एडीमा जो है, एडीमा वी ऑल नो इंक्रीज्ड accumulation ऑफ फ्लूइड इन ऑर्गन या फिर पेरेन्काइमा ऑफ एन ऑर्गन इज नोन एज एडीमा। तो सेरिब्रम में होगा तो सेरिब्रल एडीमा कहलाएगा। ये इसमें क्या होता है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है। सिंस फ्लूइड लीक हुआ है तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ऑफ द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, यूजुअली ये कंकशंस में हो रहा होता है। कंकशन की वजह से डैमेज हो गया, न्यूरोनल इंजरी की वजह से फिर उसमें एक्सुडेट वगैरह फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी से लीक होना शुरू हो गया, इस वजह से सेरिब्रल एडीमा हो गया। अब इसका हमें नज़र कैसे आएगा? मैक्रोस्कोपिकली हमें क्या नज़र आएगा कि ड्यूरा जो होगी वो स्ट्रेच्ड होगी। सही है। उसके अलावा जो गायराए होंगे और सल्काए होंगे वो बेसिकली फ्लैटेंड होंगे। गायराए फ्लैटेंड होंगे, सल्काए जो होंगे वो ऑब्लिटरेटेड होंगे, बेसिकली नहीं नज़र आ रहे होंगे। तो डिप्रेशंस और ये जो ग्रूव्स वगैरह होते हैं ये सारे बेसिकली ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा वेंट्रिकल्स की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। सही है, तो दिस इज़ दी इंजरीज ऑफ द पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेन।